160 शब्द प्रति मिनट, 1100 वर्ड। स्टार्ट। 4 सितंबर से चीन में चौथा विश्व सम्मेलन शुरू हो गया है। यह पिछले 4 साल में इस दौर के हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की अंतिम कड़ी होगी। इससे पहले पर्यावरण पर जनेरियो में, मानव अधिकारों पर वियना में, जनसंख्या विषय पर काहिरा में और सामाजिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुके हैं। इस दृष्टि से चीन का यह सम्मेलन खास महत्व का हो जाता है, क्योंकि एक तो पिछले सम्मेलनों में जो विवाद उभरकर सामने आए उन्हें कम करने का यही मौका है। दूसरा, अमीर व गरीब देशों के बीच लेन देन व सौदेबाजी की कोशिश भी सबसे ज़्यादा इसी में रहेगी। मुद्दा चाहे पर्यावरण प्रदूषित करने का हो या विकास के नाम पर संशोधन के दुरुपयोग अथवा अमीर देशों खासकर अमेरिका ने अपनी जिम्मेदारियों से जिस तरह से आर्थिक मदद के मामले में हाथ खींचे, उनकी यह वृत्ति यहाँ भी जारी रहेगी। दूसरी, दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों पर वे ज़्यादा से ज़्यादा अपना कब्जा बनाना चाहते हैं। तीसरी बात, दूसरी दुनिया के देशों का कहना है कि उनकी बहुत सी समस्याओं, खास तौर से गरीबी के लिए विकसित देश ही जिम्मेदार है। इसलिए इसको दूर करने के लिए उन्हें गरीब देशों को आर्थिक मदद देना चाहिए। पर्यावरण को जो नुकसान विकास के नाम पर उन्होंने पहुंचाया, उसका हर्जाना उनको देना चाहिए। जनसंख्या और पर्यावरण सम्मेलन इन्हीं मुद्दों को लेकर एक हद तक नाकाम हुए हैं। अब क्योंकि यह आखिरी सम्मेलन है, इसलिए दोनों पक्षों की कोशिश यह होगी कि वे अपने पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा बातों को मनवा सकें। इस कोशिश में हो सकता है कि यह सम्मेलन पिछले कुछ सालों से भी ज़्यादा विवादास्पद हो जाए, फिर भी एक हद तक यह अपने आप में कामयाब रहेगा, क्योंकि हर एक सरकार को वहाँ यह बताना होगा कि अगले 10 साल में वह अपने यहाँ की महिलाओं के विकास के लिए क्या करने जा रही है। इस दृष्टि से यह ठीक ही कहा जा रहा है कि यह सम्मेलन अगली सदी के मुद्दे तय करेगा। इस सम्मेलन का महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 3 सम्मेलनों से जहां दुनिया भर में महिलाओं की स्थिति, उनकी समस्याएं, उनकी ताकत और राष्ट्रीय विकास में उसके महत्वपूर्ण योगदान का एहसास हुआ था और यह तय किया जा सका था कि उसके लिए क्या कुछ किया जाना है। पेइचिंग सम्मेलन में आवाज़ उठेगी कि बातें बहुत हो गईं, अब कुछ करो। सम्मेलन स्थल से 50 किलोमीटर दूर पर बैठी गैर सरकारी संगठनों की करीब 20,000 महिलाएं, जहां अपनी अपनी सरकारों की ओर से की जा रही उपेक्षा की ओर दूसरों का ध्यान खींचेगी, वहीं दूसरी सरकारों की नीतियों के अपने देश पर पड़ने वाले गलत प्रभाव के खिलाफ भी आवाज़ उठाएगी। अब यह देखना होगा कि विकसित और विकासशील देश की महिलाएं किन किन मुद्दों पर एक हो भी पाती हैं या नहीं। दरअसल दोनों देशों की महिलाओं की समस्याएं अलग अलग हैं, यह एक स्थापित तथ्य है, पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की एक उपयोगिता यह भी होनी चाहिए कि संबंधित पक्ष एकजुट होकर इन ताकतों के खिलाफ एक स्वर में बोले जो उनके वर्गगत हितों को चोट पहुंचती है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से सरकारी फोरम के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों का फोरम रखने का एक मकसद शायद यही रहा होगा, लेकिन सम्मेलन के आधिकारिक मसविदे पर विचार सरकारें ही करती हैं। सरकार कृषि के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी परियोजना तैयार करने जा रही है, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विभाग, सहकारिता विभाग सहयोगी बने। कहा जा रहा है कि इसको विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। कृषि मंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वार्षिक बैठक में अध्यक्षता करते हुए कहा कि परियोजना के माध्यम से कृषि विकास मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करके कृषि अनुसंधान प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में राष्ट्रीय क्षमता और दक्षता में वृद्धि लाई जा सकती है। कृषि मंत्री जी का कहना है कि कृषि अनुसंधान के 11 क्षेत्रों में विकसित प्रौद्योगिकी के सामाजिक स्तर पर जांच के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। कृषि अनुसंधान के माध्यम से कृषि विकास होगा, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन कर बाधा को दूर किया जा सकता है। इस तरह से कृषि क्षेत्र में किए गए निवेश का लाभ सुनिश्चित रूप से उनको प्राप्त होगा। कृषि मंत्री ने आशा व्यक्त की है कि इस वर्ष 19 करोड़ टन अनाज की पैदावार होने की संभावना है। भारतीय कृषि में उपलब्धि के बारे में उन्होंने कहा कि भारत लगभग 4 करोड़ टन फलों और 6.5 करोड़ टन सब्जियों की पैदावार कर इस क्षेत्र में एक अग्रणी उत्पादक देश बना हुआ है।
दूध उत्पादन भी 7 करोड़ टन से अधिक होने की उम्मीद है। इस प्रकार भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में वार्षिक दर से तीव्र वृद्धि हो रही है। महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमने बदलती ज़रूरत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा के परिप्रेक्ष्य में संशोधन से संबंधित योजनाओं बना ली गई हैं। एक बार लागू किए जाने पर यह योजनाएं हमारे कृषि अनुसंधान को विश्व स्तरीय स्पर्धा प्रदान करेंगी। अनुबंध के आधार पर अनुसंधान और सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया विकसित की गई है और बेहतर तकनीकों के विकास और तेजी से अनुपालन के लिए प्रोत्साहन और पुरस्कार देने के साथ संसाधनों के विकास की एक प्रणाली बनाई गई है। चालू वर्ष की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की विशिष्ट उपलब्धियों को पेश करते हुए बताया गया कि बेहतर भूमि संसाधन प्रबंध हेतु सभी राज्यों में मृदा मानचित्र विकसित किए गए हैं और इनके अंगीकरण का काम प्रगति पर है। काली मिट्टी के 40 लाख हेक्टेयर भूमि में उगाई गई गेहूं और सोयाबीन की पैदावार बरकरार रखने के लिए एक समेकित पौधा पोषण पूर्ति और प्रबंध प्रणाली विकसित की गई है। किस्म सुधार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पौध आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में विश्व के सबसे बड़े और अति आधुनिक जीन बैंक की स्थापना इस वर्ष की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस बैंक में 1 लाख प्रतिविशिष्टों को संरक्षित करने की क्षमता है। नवी पंचवर्षीय योजना के दौरान परिषद की प्राथमिकताओं की चर्चा करते हुए कहा था कि इस वर्ष में बारानी क्षेत्रों में कृषि विकास पर बल दिया जाएगा, खासकर पूर्वी भारत के उन दूसरे क्षेत्रों में जहां प्राकृतिक उत्पादन कम है और जहां तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और मूलभूत ढांचा संबंधी कमियां हैं। आगे बताया कि अधिक पैदावार देने वाले संकरों और किस्मों के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि करना और विविधता कटाई उपरांत की प्रौद्योगिकी मूल्य अभिवर्धन कृषि अनुसंधान की कुछ अन्य प्राथमिकता होगी।